हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिटल। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके जो मैं आया हूँ वो है एसईओ से रिलेटेड। एसईओ जो है आज का जो जो जिस समय में हम हैं अभी, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा एरा है। आप सबको पता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग में कितना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी भी है। लोग डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं। बहुत लोग अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं इस चीज़ को और थोड़े से और एक्सप्लोर करने के लिए मैं कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिससे कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं जाते हैं, एसईओ से रिलेटेड कोई कोर्स करते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ मैं टिप्स आपको बेसिक टिप्स देता हूँ, और जो कि आपके इंटरव्यू में आई थिंक हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप अपने अच्छे से अपने कोर्स को, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बीटेक या बीसीए या एमसीए आपने कर रखा है, तो आपको ये टेक्निकल नॉलेज अगर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप इजीली अगर इस वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करूंगा कि एसईओ क्या है, या फिर मेन कंपोनेंट्स एसईओ में क्या-क्या आते हैं, वो कैसे काम करते हैं, बेसिकली एक एसईओ का मेन मकसद क्या होता है। तो जो इंटरव्यूज़ हो में आप जाते हो, या फिर कहीं भी आप किसी भी कंपनी में, तो बेसिकली जो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनका मेन मकसद ये होता है कि आपको समझना कि आप एसईओ में कितना नॉलेज रखते हो। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट होते हैं जिस पे आप जाके काम करोगे, तो वो आप कैसे करोगे, कैसे आप उनका मतलब एक एसईओ का बंदा कैसे क्या काम करता है। तो बेसिकली यही मेरा आज का मोटिव है कि मैं आपको ये सारी डिटेल्स शेयर करूं। आप दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस को लेके रखा हुआ है, जैसे कि एसईओ क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ऑन पेज ऑफ पेज। ये कुछ मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आते ही हैं कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इनका क्या यूजेस होते हैं, एसईओ में कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है, साइट मैप क्या होता है, साइट मैप का बेनिफिट क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चंस है, ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जिसको भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो एसईओ है वो आप सबको पता है कि वो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल। एक टेक्निकली किसी भी वेबसाइट को साउंड बनाने के लिए, अगर हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं जो कि एक रॉ वेबसाइट है, जिसके ऊपर कि अगर सपोज कोई एसईओ नहीं हुआ है, तो वो वेबसाइट जो है वो आपके गूगल में परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई है। किसके थ्रू ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है? अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन। इट मीन्स कि एसईओ क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है, जो कि किसी भी वेबसाइट को क्या करती है, इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सर्च इंजन में जो आपको हेल्प करता है, वही एसईओ है। तो एसईओ जब किसी भी सर्च इंजन में, किसी भी वेबसाइट को विजिबिलिटी में हेल्प करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में अच्छा परफॉर्म करे, तो ऑब्वियसली एसईओ एक बहुत ही शानदार और बढ़िया चीज है, जिसको आप यूज करके आप किसी भी वेबसाइट को गूगल के अंदर में ला सकते हो। तो जब गूगल के अंदर में ला सकते हो, ऑब्वियसली तो आपकी वेबसाइट जब गूगल में आएगी तो ट्रैफिक भी आएगी, ट्रैफिक आएगी तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स रेवेन्यू जैसे आप बढ़ाओगे, आपकी बिज़नेस एक्सपैंड होगी। तो बेसिकली जो मेन रोल होता है, जो बेसिक कंक्लूज़न मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कि एसईओ जो होता है वो किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने का एक मेथोडोलॉजी है। उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब उन एलिमेंट्स को हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑन पेज। अब ऑन पेज अपने आप में इतना वास्ट है, ऑन पेज इतने एलिमेंट्स होते हैं ऑन पेज के अंदर में, कि अगर आप उसमें जाओ तो
बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं। ऑन पेज में अगर मैं बात करूँ, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था, ये सारे ऑन पेज ही है। ऑन पेज की अगर हम बात करते हैं तो ये टेक्निकल, अब आज के डेट में जो एसईओ है, उनको अगर हमने 3 मेजर सेगमेंट्स में अगर हमने डिवाइड किया हुआ है, तो वो है एक ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज, और तीसरा एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ हम पहले, आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले की जब हम बात करते हैं, तो हम टेक्निकल एसईओ में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे। हम केवल ऑन पेज, ऑफ पेज की बात करते थे, और टेक्निकल एसईओ को हम क्या करते थे ना, ऑन पेज में ही यूज़ करते थे। मतलब ऑन पेज प्लस टेक्निकल एसईओ, ये एक टर्म होता था, ऑन पेज के अंदर में ही आता था। बट अब जो है ना, हम अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस टर्म को यूज़ करते हैं। ऑन पेज को भी यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, ऑफ पेज को करते हैं, और टेक्निकल एसईओ को करते हैं। टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज, ये दोनों एक पैरेलल चलने का, साइमल्टेनियसली एक एलिमेंट्स कह सकते हैं एसईओ का, बहुत ही की एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिसमें कि हम, अगर हम स्पीड की बात करें, तो इनको हम टेक्निकल एसईओ में लेंगे, बिकॉज़ कि ये एक डेवलपर साइड का काम है, जिसमें कि आपने कन्फाइन करना है, आपके जेएस के पे काम करना है, आपके सीएसएस को कन्फाइन करना है, मिनिफाई करना है, आपके स्पीड ब्रेकर्स में जो भी सेगमेंट्स आते हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उनके ऊपर आपको काम करना होता है। तो ये सारे टेक्निकल्स में आते हैं, स्पीड भी टेक्निकल्स में आते हैं, रोबोट्स भी टेक्निकल्स में आते हैं। साइट मैप जो है, रोबोट्स जो है ऑन पेज में आता है, साइट मैप ऑन पेज में आता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो ऑन पेज के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और इसमें आपके जो मेजरली, आप अगर 1 to 2 वर्ड्स में अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप इजीली उसको 1 to 2 वर्ड्स में ही डिफाइन करोगे, बिकॉज कि आप पूरा वो करने तो जाओगे नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। आप उनको इजीली ये कह सकते हो कि आपको जो है ना, ऑन पेज में इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, मेटा टैग्स, जो दो मेजर कंपोनेंट इसमें आते हैं, वो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस। हेडिंग्स में आप, हेडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होता है किसी भी पेज के लिए। हेडिंग्स वो आपके पेज को डिफाइन करता है, हेडिंग ही डिफाइन करता है कि आपके पेज का क्या, पेज कहना क्या चाह रहा है। वो हेडिंग आपके पेज को डिफाइन करता है बेसिकली। तो हेडर्स जब हम बनाते हैं ना, तो बड़े ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके बनाते हैं, जिसके अंदर में आपको भी पता होगा, हम H1 की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, H3 की बात करते हैं, H4 की बात करते हैं, H5 की बात करते हैं, H6 की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा हम H7, H8, H9 तो मैंने यूज़ नहीं किया है, बट हाँ, अप टू H5, H6 तक हमने यूज़ किया हुआ है। जब मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप H5, H6 तक जाते हैं। हर हेडर्स का अपना एक हर H1 का अपना एक वैल्यूज़ है, कि उसका क्या एडवांटेज मिलेगा एसईओ के अंदर में। H1 है तो गूगल ने डिफाइन किया हुआ है कि H1 को हम इसलिए प्रायोरिटी देते हैं कि वो पूरे पेज का कंक्लूजन होता है H1। H2 होता है वो सब हेडर कह सकते हैं, हेडर, सब हेडर एंड सब हेडर। इस तरीके से जो है ना, H2 को सेकंड प्रायोरिटी, H3 को थर्ड प्रायोरिटी, H4 है तो फोर्थ प्रायोरिटी, H5 है फिफ्थ प्रायोरिटी। कहने का मतलब है कि एक वो पूरा फनल हो जाता है, जिसके अंदर में आप H1, H2, H3 को डिफाइन करते हैं। तो ये सारे हमारे ऑन पेज के अंदर में ही आते हैं। अगर हम एक्सप्लेन, तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज, ऑफ पेज। तो ऑब्वियसली ऑन पेज एक ऐसा टेक्निकल टर्म्स हो सकता है। ऑन पेज में आपकी पूरी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बोला कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन है, मेटा टैग्स की ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें टाइटल टैग्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है, डिस्क्रिप्शन टैग हम बनाते हैं, हेडर टैग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, साइट मैप को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये ऑन पेज के सारे पॉइंट्स हैं, उनको हमको कवर करना होता है। ऑफ पेज में क्या है कि हम जब कोई इनबाउंड लिंक बनाते हैं, बैक लिंक्स बनाते हैं, बेसिकली ऑफ पेज का जो जो कंसेप्ट है मेजरली, वो लिंक से रिलेटेड रिलेशन रखता है। ऑफ पेज मतलब लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग मतलब आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स को किसी थर्ड पार्टी यूआरएल के ऊपर जब बनाते हो, तो वो एक ऑफ पेज एक्टिविटीज का ही पार्ट माना जाता है। फ्रेंड्स,
अगर आपको इंटरव्यू में कोई ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लोर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप 1 साल मैं मान के चलता हूँ कि आपको अभी ज़ीरो एक्सपीरियंस है। तो आपसे बहुत ज़्यादा उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आप ऑफ पेज में पूरा डेप्थ में चले जाओ कि भाई गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग में हम कैसे कॉन्टेक्स्चुअल लिंक बनाते हैं, टेक्स्चुअल लिंक कैसे बनाते हैं, एंकरिंग कैसे करते हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, प्रोमिनेंस क्या होता है, कीवर्ड प्रोमिनेंट क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो ऑफ पेज में नहीं जाएँगे, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा भी नहीं, बिकॉज़ वो फिर काफ़ी डेप्थ हो जाता है। आपसे बेसिक और लाइट वेट क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि what is the difference between on page? On page is the process where you have to optimize your whole website through the multiple elements using like site map, meta tags, robots. These are the key elements of the on page. Another things off page, that is the backlink link building process. Link building process, there are the several link building process we have used. Like उनको आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी लिंक बिल्डिंग प्रोसेस आपने यूज किया है, तो आप उनको बता सकते हो कि मैंने बहुत सारे लिंक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज किया है, मैंने क्लासिफाइड सबमिशन, इसमें सबमिशन वर्ड्स आप यूज करो, बिकॉज कि जब आप एज ए फ्रेशर जाओगे, मैं आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे ना, तो आप सबमिशन वगैरह से थोड़ा बाहर निकलोगे। आप जो है ना उनको बोलोगे कि आई वांट टू मेक लिंक ऑन योर पोर्टल ऑन योर वेबसाइट। सो एक बोलने का जो है ना वो तरीका चेंज हो जाता है। बट आप जब 0 टू 1, 2, 3 इयर्स में रहते हो, तो आप सबमिशन वर्ड्स को बड़े लोडेड तरीके से यूज़ करते हो। मतलब आपने ऑफ पेज की जब बात होगी तो आप उसको बोलना है कि वी आर यूजिंग करेंटली मेनी ऑफ पेज एक्टिविटीज़, I have done classified submissions, I have done article submissions, I have done directory submissions, I have done social bookmarking. So I used to social bookmarking, I used to blog submissions, blog article publishing. So these are the 4 to 5, 6 जो जो लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, उनको आप उनको बता सकते हो। तो आर्टिकल सबमिशंस में वो पूछ सकते हैं कि भाई आर्टिकल्स का लेंथ क्या होता है, तो अप टू 500 जो है ना एक स्टैंडर्ड साइज होता है लेंथ आर्टिकल का मिनिमम। क्योंकि जब हम पहले ज़माने में क्या होता था, जब डिज़ाइन आर्टिकल्स या बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं ना जिस पे कि हम पोस्ट करते थे, तो उनको उन्होंने क्या किया था ना, एक अपने आप को फिक्स कर लिया था कि 500 से नीचे का कोई भी आर्टिकल वो लेते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हम एक स्टैंडर्ड वर्जन बोलते हैं ना कि आर्टिकल्स का साइज़ क्या होना चाहिए, तो वो हम 500 लेके चलते हैं। तो चलो उसको हम बता सकते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, एक आर्टिकल का जो साइज़ है वो 500 होता है। आपसे वो पूछेगा कि आपने कौन-कौन से वेबसाइट पे यूज़ किया है, तो आप इंस्टेंटली कोई वेबसाइट आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा, तो आप उसको बोल सकते हो कि चलो हमने डिज़ाइन पे किया। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन आर्टिकल पे हमने पब्लिश किया है, बट ऐसा कुछ पूछता नहीं है। आपके केवल प्रोसेस जानना चाहते हैं कि आपने उसमें क्या है कि वो आपने आर्टिकल्स, हाँ, आर्टिकल्स का ये भी पूछ सकता है कोई आपसे इंटरव्यू में कि भाई आर्टिकल्स को जो है ना आपने कितने लिंक्स उसमें एंकरिंग करते हो, कितने लिंक्स आप उसमें। तो मेरा मानना है कि टॉप में 1 एंड बॉटम में 1, मतलब कि आप 2 से 3 लिंक जो है ना आप उसको आर्टिकल से को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, 2 या 3 लिंक से। और तीसरा जो वो आपसे पूछ सकता है कि क्या ऑथर बायो रिक्वायर्ड होता है आर्टिकल के? यस, इट्स वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हेन यू राइट एनी आर्टिकल और ब्लॉग। देखो आर्टिकल ब्लॉग जब आप लिखने जाते हो ना, तो ऑथर बायो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बंदा जब कोई आर्टिकल्स या ब्लॉग पढ़ता है ना, तो वो जरूर जानना चाहेगा इसका ऑथर बायो कौन है, इसका राइटर कौन है, और उसके बारे में थोड़ी सी उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो ये हमेशा कोशिश आप करो कि जब भी कोई आर्टिकल्स या ब्लॉग की राइटिंग करो, तो ऑथर बायो आप बिल्कुल ही यूज़ करो। ऑथर बायो जो है ना इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि ऑथर बायो से ही आपके आर्टिकल्स की वैल्यू एडिशन बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपकी ऑथर बायो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके चौथे क्वेश्चंस में ये हो सकता है कि व्हाट इज़ ए मेटा डिस्क्रिप्शन टैग एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। मेटा डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एचटीएमएल का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर में आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो आप उनको बता सकते हो, इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो इसको 2 या 3 लाइन में ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा-बड़ा पॉइंट है जिसको डिस्क्राइब हम करने जाएँगे तो बहुत ही, कि कैसे हम एक टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे हम एक डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन का साइज़ क्या होना चाहिए, टाइटल का साइज़ क्या होना चाहिए। चलो इंटरव्यू में भी अगर अगर वो आपसे पूछ देता है कि टाइटल का क्या साइज़ होना चाहिए, तो आप उसका लेंथ जो होता है 65 टू 70 कैरेक्टर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक टाइटल का जो साइज़ है उसको हमको 65 टू 70 कैरेक्टर रखना चाहिए।
एज गूगल सर्च इंजन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड डिस्क्रिप्शन है 165 कैरेक्टर टू 170 कैरेक्टर्स के बीच का आपको लेंथ रखना चाहिए। आप अपने टाइटल्स में 2 कीवर्ड्स यूज करोगे, जो मेजर कीवर्ड होगा वो इनिशियल स्टेज पे यूज करोगे, स्टार्ट होते ही टाइटल को यूज़ करोगे, और दूसरा कीवर्ड आपको यूज़ करना है मिडिल में या एंड में भी यूज़ कर सकते हो। सेम फॉर द डिस्क्रिप्शन, जब डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करने जाओगे तो फर्स्ट कीवर्ड्स को आप इनिशियल स्टेज पे और जो सेकंड कीवर्ड्स को आप लास्ट स्टेज पे या मिडिल स्टेज पे यूज़ कर सकते हो। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइट मैप क्या है एंड हाउ डज़ इट बेनिफिट एसईओ। देखो साइट मैप क्या है ना, कि साइट मैप एक मार्कअप लैंग्वेज जो होता है उसका एक फाइल है, एक एक फाइल है जिसको कि आप एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। साइट मैप क्या होता है, तो एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। किसी भी वेबसाइट में आपकी कितनी पेजेस हैं उसके लिए एक हम साइट मैप बनाते हैं जो गूगल को एक साथ क्रॉल कर ले। गूगल आपके वेबसाइट में सपोज 500 पेजेस है, तो 500 पेज को एक साथ क्रॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू साइट मैप डॉट एक्सएमएल का एक ऑन पे सेक्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपके रूट सर्वर पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल के नाम से बनता है, जिसमें कि आपके इंटायर पेजेस को इंक्लूड किया जाता है। तो साइट मैप is a file that lists all the pages on a website. To it help search engine crawls and index content more efficiently, improving a site's SEO. तो ये ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज ए 301 रिडायरेक्शन और व्हेन शुड वी यू यूज इट। अब सपोज कोई एक आपका यूआरएल है जो कि आपने उसको सही से ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है, या फिर किसी कारणवश आप उसको लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करना चाह रहे हैं, आपके सर्विसेज बदल गए हैं, आपके कैटेगरीज बदल गए हैं। सपोज आप काम करते हो किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर, सपोज आपके जो कुछ कैटेगरीज है जो कि एग्जिस्टिंग अभी है, अब वो कैटेगरीज अब अवेलेबल नहीं है। आप अब उस कैटेगरीज के ऊपर आपने बहुत सारा काम कर रखा है, बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बना रखे हैं, एसईओ की एक्टिविटीज आपने कर रखा है। अब ये आप चाहते हो कि अगर ये नो मोर, इट मीन्स कि वो कैटेगरीज आपके पास नो मोर अब है ही नहीं, तो उनके एडवांटेज को अब लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत काम किया है। तो आप 301 से इसको क्या करोगे, नए जो यूआरएल आप बनाओगे उस पे रिडायरेक्ट कर दोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं ना ओल्ड यूआरएल को, जिसको कि आप डंप करने जा रहे हो, उसको 301 रिडायरेक्शन स्टेटस कोड अगर यूज करोगे, तो आपकी जो सारी जो मेहनत है ना वो सफल रहेगी, और आपके जो भी आपने मेहनत किया हुआ है, बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, वो सारे आपके रह जाएंगे। स्पीड क्या इम्पैक्ट करता है, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्पीड क्या वेबसाइट की स्पीड को मैटर करता है। ऑब्वियसली आज के दौर में जब हम एसईओ की बात करते हैं, ये बीते ज़माने की बात है जब हम स्पीड वगैरह की ज़्यादा हम बात नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है ना कि वेबसाइट की स्पीड जो है ना बहुत ही मैटर करता है। आपकी वेबसाइट जो है ना वो बहुत ही कंपैक्टेबल होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, और स्पीड तो मैटर करता ही है। इसीलिए रैंकिंग फैक्टर तो मैटर करेगा ही करेगा। आपकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल लोडिंग स्पीड जो है ना उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी बाउंस रेट अच्छी होती है। बाउंस रेट ऑब्वियसली जब आपकी वेबसाइट क्विक ओपन होगा और आप अच्छे से सर्व अपने कस्टमर के बीच में करते हो, तो ऑब्वियसली उनको वो वेबसाइट काफ़ी अट्रैक्ट करता है और वो काफ़ी देर तक टिकता है। अगर आपको 15 सेकंड से अब आपके वेबसाइट पे वो आ जाता है, तो आपकी बाउंस रेट घट जाती है, मतलब बाउंस रेट आपका काफ़ी मेंटेन रहता है। तो आपकी वो ज़रूरी होनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च क्या है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एसईओ। तो देखो कीवर्ड रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही डेप्थ है, बट मैं आपको एसईओ पॉइंट ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ। तो कीवर्ड रिसर्च क्या है, जब आप किसी वेबसाइट पे काम करने जाते हो तो आपसे वो पूछेगा कि आप कैसे करते हो, क्या प्रोसेस है। आप सिंपल उसको बोलो कि अभी हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया है, बट हाँ आई यूज टू कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर जो है वो गूगल का एक टूल है। गूगल जब एड्स की हम बात करेंगे, गूगल एडवर्ड पहले था, वो गूगल एड्स हो चुका है। तो गूगल एड्स के अंदर में गूगल कीवर्ड प्लानर होता है। कीवर्ड प्लानर के ऊपर आप क्या करते हो, अपने कुछ रिलेटेड सर्च टर्म्स को वहाँ पे डालते हो और अपनी वेबसाइट डालते हो, और वहाँ से गूगल क्या करता है ना, आपको फेच करके आपको कीवर्ड्स की एक लिस्ट दे देता है, और उस कीवर्ड की लिस्ट को क्या करते हो, आप सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट में प्रिपेयर करते हो। और जब क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई हमारे कीवर्ड्स को आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, तो आप एक जो लिस्ट है 20 कीवर्ड्स का या 30 कीवर्ड्स का एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो और आप शेयर करते हो अपने क्लाइंट के साथ। तो ये आपको इंटरव्यू में बोलना है कि मैं कीवर्ड प्लानर यूज़ करता हूँ, और इससे मैं
उसकी सर्च वॉल्यूम पे फ़ोकस करता हूँ, जिसमें मैं 3 तरीके के कीवर्ड्स को इंक्लूड करता हूँ। जभी भी आप कीवर्ड रिसर्च करो, तो आप अपने इंटरव्यू में ये ज़रूर बताओ कि हम 3 तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। एक तो जो सबसे शॉर्ट टेल हुआ, जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत अधिक होती है, उसकी रैंकिंग टफ होता है, 6 मंथ में भी आए, ना आए, कोई गारंटी नहीं है। बट आपको क्या है कि इनिशियल मंथ से ही आपको रैंकिंग देना होता है, तो आप क्या करो, मीडियम फ्रेज़ एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आप ये बोल सकते हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी पूछ सकता है कि 9th क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है ना, ऑब्वियसली लॉन्ग टेल जैसे ही हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टेल मतलब कि 3 टू 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स के कीवर्ड्स हो सकते हैं। हाउ टू गेट द बेटर, आप गूगल में सर्च करते हो, हाउ टू फाइंड द बेटर कंपनी, हाउ टू फाइंड द बेस्ट एसईओ कंपनी। ये क्या है? ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, हाउ टू फाइंड द बेस्ट एसईओ कंपनी। आप जब इंटरव्यू में आपसे पूछेगा लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, तो आप बोल सकते हो कि बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन हाउ, व्हाट, व्हिच, इनसे ही लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनते हैं। बट इसके अलावा भी हो सकते हैं कि how to find the best SEO company, how to get the best shoes market, how to find the, मतलब इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं उसको बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं। लाइक 3 to 4 5 वर्ड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी होती है, कन्वर्जन्स अच्छे होते हैं, तो आपको ऑब्वियसली जाना चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। अगर इनिशियल और फंडामेंटल लेवल पे आप किसी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो आपको हमेशा फर्स्ट 2-3 मंथ्स जो है ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ही काम करना चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट की टोटल ग्रेविटी बढ़ती है। गूगल उसको एक पॉजिटिव रिमार्क देता है। गूगल, अगर आप शॉर्ट टेल से शुरू करते हो, तो एक तो आपकी वेबसाइट प्रमोट नहीं होगी और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अगर आप हाउ टू रीच टॉप, इन सब लेवल के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हो, तो गूगल आप एक अच्छा रिवार्ड देगा, और आने वाले समय में आपकी वेबसाइट की वैल्यू भी बढ़ेगी। डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है? डू फॉलो नो फॉलो एक टर्म्स है जो लिंक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। लिंक बिल्डिंग में जब आप कोई भी लिंक बनाने जाते हो, तो आपसे ये पूछा जाता है कि डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है। डू फॉलो लिंक वो होता है जिसको कि गूगल क्रॉल करता है, गूगल उसको एडवांटेज देता है, गूगल के नज़र में वो बैकलिंक्स, वो जो एंकर लिंक है वो काम करता है। बट नो फॉलो लिंक जो होता है, गूगल उसको वेटेज नहीं देता है, गूगल उसको बिल्कुल स्कैन नहीं करता है और उसको छोड़ देता है। तो आपको ऑब्वियसली डू फॉलो लिंक के साथ ही जाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डू फॉलो बेनिफिट है या नो फॉलो। तो ऑब्वियसली नो फॉलो मीन्स गूगल फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो उसको लिंक का कोई वैल्यू ही नहीं है। डू फॉलो जिसको वो फॉलो कर रहा है, वैसे लिंक्स को हमको बनाना चाहिए। तो ऑब्वियसली वी शुड गो विद द डू फॉलो लिंक्स। एंकर टेक्स्ट क्या है? जब भी आप कोई टेक्स्ट के ऊपर एक एंकर डालते हो, अपनी एक बैकलिंक्स डालते हो, अपनी एक लिंक्स डालते हो, दैट इज का कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई राइटिंग करते हो या ब्लॉग राइटिंग करते हो, तो उसमें एंकर टेक्स्ट डालते हो, तो दैट इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। तो इट इज a clickable text in a hyperlink. It is important for SEO because it provide context to search engines about the links pages content. So ठीक है। अब XML का पर्पस क्या है? 12वां क्वेश्चन आपका है कि XML साइट मैप क्या है? XML साइट मैप जो ओवरऑल जिसमें सारे पेजेस हम इंक्लूड करते हैं अपनी वेबसाइट को, दैट इज XML। 13 क्वेश्चन है व्हाट आर बैकलिंक्स। ये सब मैंने डिस्कस भी कर दिया है, इसीलिए मैं धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही डिफाइन कर दिया है। एवं जो क्वेश्चंस मैंने 12 तक क्वेश्चन जो किए हैं, उनको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो इसलिए जो है ना, मैं अब धीरे-धीरे ही कर रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन्स धीरे-धीरे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सएमएल, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हुआ है कि एक्सएमएल क्या है। जिसमें आपकी सारी वेबसाइट्स की पेजेस इंक्लूड होती है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हमको यूज़ करना चाहिए, और वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन पेज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर बैकलिंक्स मैंने आपको बताया है कि बैकलिंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जिसको कि हमको बनाना चाहिए। बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं, वो आपसे अगर पूछता है, तो आप बता दो उसको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम सबमिशंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैकलिंक। एक्चुअली इनबाउंड लिंक वही है जो आप क्लासिफाइड के फॉर्मेट में करते हो, या आप बिजनेस लिस्टिंग के फॉर्मेट में करते हो, या आप आर्टिकल सबमिशंस में करते हो, या फिर आप ब्लॉग राइटिंग में करते हो, या फिर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हो। तो दीज आर द टर्म्स व्हेन वी यूज। तो आप बैकलिंक्स के डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है एंड हाउ इट इम्पैक्ट। ऑब्वियसली आप जब किसी कंटेंट को किसी साइट से कॉपी करके पेस्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट कंटेंट। उसको हमेशा छोड़ना चाहिए। 404 एरर क्या है? जब आप किसी वेबसाइट के अपने वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसे टर्म को सर्च करते हो जो कि
कि नहीं अवेलेबल है, तो वो 404 एरर थ्रो करता है, जो कि आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। रोबोट्स फाइल क्या है? रोबोट्स फाइल क्या है? एक स्पाइडर को, आपके क्रॉलर को एक वे बताता है, एक एक गाइडलाइनर है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल, जो कि आपके रोबोट्स को, और स्पाइडर जो क्रॉलर आता है, क्रॉलर को ये बताता है कि भैया हमारे वेबसाइट को कैसे तुम ऑप्टिमाइज करो, होल वेबसाइट को करो, पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर यूआरएल को करो, इसको छोड़ो, उसको लाओ, इसको हटाओ, मतलब एक टोटल मैकेनिज्म है। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल एक बड़ा मतलब एक छोटा पैकेट में बड़ा धमाका जिसको बोल सकते हैं। इसके थ्रू अपनी वेबसाइट को जो है ना काफ़ी ये कर सकते हो, अ, हिला सकते हो, जो मर्जी है। इस पेज को ब्लॉक करना है, उस पेज को हटाना है, इस पेज की टाइमर बढ़ानी है, इसकी क्रॉलिंग बढ़ानी है, तो ये सारी चीज़ आप रोबोट डॉट टी फाइल से कर सकते हो। नो फॉल एट्रीब्यूट क्या है? जब भी आप वेबसाइट में नो फॉल एट्रीब्यूट लगाते हो, क्योंकि एक हाइपर लिंक बनता है, तो आपकी जो यूआरएल होती है, आप किसी को अगर वेटेज नहीं देना चाहते हो, कोई थर्ड पार्टी यूआरएल है जो चाहता है कि आपकी वेबसाइट पे वो इंक्लूड हो, तो आप क्या करो, उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप नो फॉलो दोगे या डू फॉलो दोगे। सो हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज ए वेबसाइट फॉर मोबाइल एसईओ? मोबाइल एसईओ के लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाइए। आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट? इतना डीप में वो नहीं पूछते हैं, बट हाँ, थ्री टर्म्स है: व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। व्हाइट हैट है प्योरली आप शुद्ध रूप से अच्छा काम करते हो एसईओ के ऊपर, आप अच्छे से टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हो, अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करते हो, अच्छे टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करते हो, आप इंटरलिंकिंग करते हो प्रॉपर वे में, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जो गूगल एल्गोरिदम जिसको ये नहीं ये करता है। ब्लैक हैट है जो वही काम करते हो जिसको कि गूगल हेट करता है। आप ऐसे कंटेंट चुराते हो, आप ऐसे मतलब डोरवेज कंटेंट डालते हो, मतलब कि दिखाना कुछ और है, जब खुल जाता है तो कुछ और दिखा रहा है। तो इस तरीके से ब्लैक हैट एसईओ आप बार बार रिपीटेडली कीवर्ड्स को स्टफिंग करते हो, 500 वर्ड्स में आप सेवरल टाइम्स कीवर्ड्स को स्टफ करते हो। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होते हैं, ब्लैक हैट होती है, ग्रे हैट दोनों के बीच का होता है। लाइक व्हाइट एंड ब्लैक के बीच का जो टेक्निक होता है उसको ग्रे हैट बोलते हैं, कि मतलब आप थोड़े से उसको ऑप्टिमाइज किए हो, बट वो फिर भी ग्रे हैट भी अच्छा नहीं माना जाता है। व्हाइट हैट इज द बेस्ट टेक्निक, तो आपको हमेशा व्हाइट हैट टेक्निक को यूज करना चाहिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी जो है वो गूगल ही डिसाइड करता है, सर्च इंजन ही डिसाइड करता है। वो आपके अथॉरिटी, लाइक आपकी वेबसाइट की अभी अथॉरिटी क्या है, जितनी ओल्ड उतनी अथॉरिटी जो है वो आपकी वेबसाइट की एक ओल्डेज भी दिखाती है। अगर वेबसाइट की आपकी काफ़ी पुरानी है, आपने वेबसाइट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, आपकी ऑन पेज बहुत अच्छी है, आपने लिंक बिल्डिंग बहुत अच्छा किया हुआ है, आपकी वेबसाइट की ओवरऑल ट्रैफिक अच्छा है, आपकी मतलब ओवरऑल लाइक परफॉर्मेंस एवरीथिंग अगर अच्छा है, तो डी आपकी वेबसाइट की अच्छी होगी। रिच स्निपेट वही होता है साइट जो कि आपको रेटिंग फॉर्मेट के रूप में आता है, या फिर राइट साइड जब आप गूगल के ऊपर जाते हो, खोलते हो, तो एक आपके पूरे डिसिप्लिन के साथ आपके सोशल मीडिया आइकॉन्स और ये वो सब सारे रिच स्निपेट, उसी को बोलते हैं रिच स्निपेट, जो कि आपकी वेबसाइट की एनहांसमेंट को बढ़ाते हैं। तो स्कीमा आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। क्रॉलेबिलिटी क्या है? जो वेबसाइट की ऊपर क्रॉलर आता है, जो स्पाइडर आता है, जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है और स्कैन करके लेके जाता है, फिर उसको कैशिंग में ले जाता है, फिर इंडेक्सिंग में ले जाता है, तो वही क्रॉलेबिलिटी उसको बोलते हैं। सर्च इंजन का जो स्पाइडर है वो यूज़ करता है। व्हाट इज द सैंडबॉक्स इफेक्ट? अब जब कोई नई वेबसाइट लॉन्च होती है और फर्स्ट टाइम जब उसके ऊपर कोई गूगल का क्रॉलर नहीं आता है, तो वो आप ये मान के चलते हो कि वो सैंडबॉक्स में होता है। अब रोल ऑफ यूएक्स, यूएक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूज़र एक्सपीरियंस। जब आप यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट लॉन्च करते हो, उसका लेआउट कैसा है, उसका अट्रैक्शन कैसा है, उसका अपीलिंग है, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू वो कितना अच्छा है, नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना यूएक्स के अंदर में आता है। हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज इमेज फॉर एसईओ? तो आपकी जो इमेज है वो शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, शुड बी कंप्रेस्ड। आप 30 केबी के आसपास, 30 केबी जो है आपकी वेबसाइट का वो इमेज का साइज होना चाहिए। 30 केबी आप ये लिख लो कि आपकी इमेज का जो साइज है वो 30 केबी होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट को कैसे इमेज को ऑप्टिमाइज़ करोगे, ठीक है। उसका कैनोनिकल टैग है जो कि डुप्लीकेट पेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी वेबसाइट में अगर कोई पेजेस हैं और अगर कैनोनिकल टैग से आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे, तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट की जो है ना वो डुप्लीकेसी आ जाएगी और पैरेलली 2 या 3 यूआरएल गूगल कंसीडर करेगा। गूगल कैनोनिकल टैग और आपके जो मेन यूआरएल होते हैं दोनों को एक समान देखना चाहता है। कहने का मतलब है, अगर आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है www.matrixo.com है, तो
तो आपके जो कैनोनिकल यूआरएल होंगे वो भी www.matrixo.com ही होने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के www.matrixo.com/SEO सर्विसेज है, जो मेन यूआरएल है, तो उसके कैनोनिकल टैग भी वही होंगे। तो कहने का मतलब जो मेन यूआरएल है वही आपके कैनोनिकल टैग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो कैनोनिकल टैग एंड मेन यूआरएल शुड बी सेम। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी इन एसईओ में बहुत ही मैटर करता है। अभी मैंने आपको बताया है कि ब्लैक हैट, ग्रे हैट एंड व्हाइट हैट क्या होता है। कीवर्ड डेंसिटी इट मीन्स कि आप अगर आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को स्टफ करके और अपनी लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज किया है तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे। आपको लाइट वेट में ही ऑप्टिमाइज करना चाहिए। कीवर्ड्स डालो, अपने हेडर्स फैमिली यूज़ करना है, H1 यूज़ करना है, H2 यूज़ करना है, H3 यूज़ करना है, आपने कीवर्ड यूज़ करना है, बट नॉट टू मच। डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड पेड। ऑर्गेनिक आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक क्या होता है और पेड क्या होता है। ऑर्गेनिक होता है जिसमें हम कोई प्रमोशन नहीं करते हैं, आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन आप नेचुरल तरीके से करते हो, ऑर्गेनिक वे में करते हो। पेड में है आप पेड मीडियम का यूज़ करते हो, जिसमें गूगल एड्स चलाते हो, फेसबुक ऐड चलाते हो, इंस्टाग्राम ऐड चलाते हो, ऐड के थ्रू अगर ट्रैफिक लेते हो दैट इज कॉल्ड पेड। ठीक है, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ द एसईओ कैंपेन। एसईओ कैंपेन का सक्सेस वही है कि आपकी कीवर्ड्स की रैंकिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आपकी ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए, टोटल ऑफ द केपीआईज। ठीक है, आपकी केपीआईज सारी मेंटेन होनी चाहिए। आपने ये बोला हुआ है कि हमने 10 कीवर्ड्स को परफॉर्म करने हैं 3 मंथ में, तो उनकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, उनकी ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट की जो बाउंस रेट है वो संतुलित होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मेंटेन होना चाहिए। यही एक सक्सेस ऑफ द एसईओ का कैंपेन है। नॉलेज ग्राफ एंड हाउ इट इम्पैक्ट। नॉलेज ग्राफ जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपके वेबसाइट के गूगल के राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है। हाउ कैन यू रिकवर फ्रॉम ए गूगल पेनाल्टी। अगर आपको पेनाल्टी लग जाती है, पेनाल्टी एक बड़ा टर्म होता है। जब आप 2 या 3 साल में इंटरव्यू देने जाते हो तभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं 2 या 3 साल के लोगों के लिए ये बना रहा हूँ वीडियो। या फिर अगर जिनको पता है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं और अपने आप को ये क्रॉस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो गूगल पेनाल्टी वही होता है जब आप लिंक पे लिंक करते हो या फिर आप अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हो और कभी आप भूल चूक से कुछ ऐसा काम कर देते हो जो गूगल उसको लाइक नहीं करता है, तो वो क्या हो जाता है, पेनालाइज हो जाता है, जो कि आपके सर्च कंसोल में दिख भी जाएगा। आप क्या करते हो फिर, गूगल ने एक डिज़ावाउ मेथड को लॉन्च किया हुआ है। डिज़ावाउ के थ्रू हम गूगल पेनल्टी को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। फीचर स्निपेट ऑन ये तो आप स्कीमा को थ्रू भी फीचर स्निपेट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नो फॉलो डू फॉलो मैंने पहले ही एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है। द पर्पस ऑफ द 302 इज़ द सेकेंडरी डिटेक्शन कोड होता है। फर्स्ट जो है 301 होता है जिसको हम परमानेंट बोलते हैं, और 302 होता है जो कि टेम्प्रोरी डिटेक्शन कोड होता है, जिसमें कि आप थोड़े समय के लिए अगर 30 कोई थोड़े समय के लिए अगर किसी को रिडायरेक्ट करना है तो आप 302 रिडायरेक्शन कोड को यूज़ करो। नो फॉलो एट्रीब्यूट्स ऑब्वियसली हमने डिफाइन किया हुआ है कि नो फॉलो एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होता है जिसको कि गूगल फॉलो नहीं करता। हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट लोकली। लोकली ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब किसी वेबसाइट को लोकली ऑप्टिमाइज करोगे तो उसके लिए आपको लोकल कीवर्ड्स, लोकल लेवल पे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसकी लोकलिज्म को लेके, लोकल एरियाज़ को लेके वो सारी चीज़ें जो है ना आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मेन टूल्स एंड रिसोर्सेज टू यूज़ एनालिसिस एंड रिसर्च। आप गूगल एनालिटिक्स, जो मैं फ्री वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, आप एनालिटिक्स यूज कर सकते हो। आप अगर पेड वर्जन में आपसे कोई पूछे कि आपने कोई पेड टूल यूज़ किया हुआ, तो आप बोल सकते हो कि मैंने सेमरस को यूज़ किया हुआ है। सेमरस फ्री ट्रायल में बहुत कुछ आपको सीखने को दे देता है। आप फ्री वर्जन में उसके बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड गैप को यूज़ कर सकते हो, बैकलिंक एनालिसिस को यूज़ कर सकते हो। मतलब वो सारी चीज़ें आप एक वेबसाइट को डाल के उसमें जितने भी की एलिमेंट्स आपको वो देते हैं ना, उन सबको ऑप्टिमाइज़ करने का आप लर्निंग तरीका सीख सकते हो। तो आप उनको बोल सकते हो। सैंडबॉक्स इफेक्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया है। हाउ डज़ सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीन थिंग फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट। जब आप वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हो वो सब तो ठीक है, बट आप जब प्रमोशन के ऊपर आते हो तो सोशल मीडिया जो है ना एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करते हो, आप नए-नए ग्राफ़िक्स बनाते हो, उनको प्रमोट करते हो, तो ऑब्वियसली पब्लिक के बीच में जब जाता है तो वो एक बेनिफिट होता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द एचटीटीपीएस एसएसएल जो सिक्योर सर्विस लेयर होता है,
वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आज के डेट में बिना एसएसएल का कोई भी वेबसाइट रन नहीं करता है। पहले के ज़माने में हम आज से 4 साल 8 साल पहले हम एचटीटीपी यूज़ करते थे, बट अब एचटीटीपी एस ही यूज़ होता है, सिक्योर लेयर। लाइक कि वो आपको हैकिंग से भी काफ़ी बचाता है। तो गूगल में जब जैसे-जैसे समय और वो चलता बढ़ रहा है, तो वैसे-वैसे गूगल भी अपने आप को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया है। ब्रेड क्रम्ब क्या है? ब्रेड क्रम्ब एक क्या है? एक सीक्वेंस, एक लेयर है जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट में काम आते हैं। कि आपने कौन-कौन से स्टेप लेके इस वेबसाइट इस पेज तक पहुँचे हो। तो वो सारे जो स्ट्रक्चर है, वो लेयर है ना, उनको आपको दिखाना होता है वेबसाइट के अंदर में, उसी को हम ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई लेयर ही ना डाले, तो उसको दिक्कत हो जाता है कि अगर कोई बंदा पहुंचा है और उसको लेयर नहीं पता है ना, तो वो बैक अगर जाना चाहे तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो ब्रेड क्रम्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब डुप्लीकेट कंटेंट जो है ना, वो वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। नो फॉलो और हाउ डू यू पे अपडेटेड द लेटेस्ट ट्रेंड। आप गूगल के ट्रेंडिंग जो अपडेट्स है, उसको आप फॉलो करते रहो। गूगल्स के सर्च इंजन कंसोल वाले ट्विटर पे आप उनको फॉलो करो। नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, उनको देखो। और ये सब चीज़, रोल ऑफ साइट ऑफ आर्किटेक्चर, तो देखो इतने डिटेल्स में तो वो नहीं पूछेंगे, बट जितना मुझे समझाना था मैंने आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मैं फिर इतना मेहनत करूँगा और आगे भी इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। और कुछ जैसे मैंने अभी तो इंटरव्यू के चलो 40 से 50 क्वेश्चंस को आपके बीच में रखा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक-एक टॉपिक को एनहांस करूँ। मतलब कि अगर मैं सैंडबॉक्स के ऊपर आऊँ, तो सैंडबॉक्स को और डिटेल में बताऊँ। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट और डिटेल में बताऊँ, तो एक-एक टॉपिक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उनको मैं एक-एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए होगा। तो कृपया, अगर इस वीडियो को, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।